नमस्कार, मेरा नाम रचना वंशी है और मैं आपको गोदान सुना रही हूँ। मैं आज आपको अगला अध्याय पढ़ के सुनाऊंगी। नंबर मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ अध्याय का, पृष्ठ कौन सा अध्याय है ये, शायद 71वां है। मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए जो है मैंने कहा कि अगला अध्याय। अगले अध्याय में जाने से पहले जरूरी है कि पिछला अध्याय सुना दिया जाए, क्योंकि अंतराल हो जाता है तो कंटिन्यूटी उसकी जो क्रमशः है वो छूटता है, उसकी निरंतरता में कमी आती है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले अध्याय में ये हुआ था कि प्रेमचंद जी हमको गोबर और झुनिया जो शहर चले गए हैं गांव छोड़ करके, उनका क्या चल रहा है, शहर के उनके जीवन के परिदृश्य पे पिछले 2-3 अध्यायों से हम लोग सुन रहे हैं पाठकों के तौर पे। और प्रेमचंद जी ये बता रहे हैं कि बड़े शौक में गए थे दोनों लोग। गोबर तो पहले चला गया था और उसकी जो पत्नी है उसको वो बाद में ले गया था, लेकिन वो वहां पे जाके चीजें एकदम बदल गई हैं। बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि उदासीनता और उदासी दोनों चीजें आती जा रही हैं उनके परिवार में। क्यों? क्योंकि एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा जो अभी पिछले अध्याय में मैंने आपको सुनाया कि दूसरे का जो प्रसव हुआ था वो भी बहुत ही उसमें एक नई महिला का पदार्पण उन्होंने कराया, चूहिया, जिसने उसका प्रसव कराया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई उन दोनों के बीच में कि अब उनके रिश्ते जो हैं बहुत तलखी वाले हो गए हैं। कहाँ तो ये एक दौर था कि गोबर अपनी उसको बिन ब्याहे ले आया था, इतना प्रेम प्रगाढ़ लग रहा था उस समय। और अब ये स्थिति आ गई है कि प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि उसको कोई फिक्र नहीं है गोबर को कि घर कैसे चल रहा है। जाड़ा आ गया है, लिहाफ नहीं है, रजाई नहीं है, दोनों एक पुराना चादर ओढ़ के सोते हैं और इतनी तलखी है, इतना ठंडापन है दोनों के रिश्तों में कि दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके ही सोते हैं। ये प्रेमचंद जी ने लिखा है। अच्छा, प्रोफेशनल फ्रंट पे यानी गोबर के कार्यक्षेत्र में क्या चल रहा है, पिछले अध्याय में प्रेमचंद जी ने बताया कि जिस शक्कर मिल में काम कर रहा है गोबर, वहां पे चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। हुआ ये है कि शक्कर पे सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी है, तो मिल मालिकों का प्लान ये बन रहा है, उनकी योजना ये बन रही है कि मजदूरों के वेतन में कटौती का ऐलान कर दिया जाए। और इसकी भनक मजदूरों को लग गई है। और गोबर जो है वो एक ऐसा मजदूर है जो बहुत उदंड है और बहुत बढ़ चढ़ करके किसी भी ऐसे खुराफात वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेता है। चूंकि हम लोग सुनते आए हैं पाठकों के तौर पे कि गोबर जो है लड़ाई झगड़े वाला जो है वो एकदम अग्रणी रहता है, बल्कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में रहता है। उसकी पत्नी उसे समझाती भी है गोबर को कि तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है और बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम ये हड़ताल वगैरह में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन आदतन जैसा है गोबर वो नहीं सुनता है। और जहां मैंने छोड़ा था पिछले अध्याय में, वो मैंने आपको ये बताया था, पढ़ के सुनाया था कि मिल मालिकों की रणनीति जो है वो ये है कि वो आधे वेतन पे नए मजदूर ले आए, पुरानों की छटनी कर दें, जिससे असंतोष को एकदम दबाया जा सके। इस तरीके से भाई जब पेट पे लात पड़ेगी तो या तो मजदूर काम करने जबरन काम करेंगे, मजबूरी वश काम करेंगे, या छोड़ के चले जाएंगे, तो भी असंतोष मिल से खत्म हो जाएगा। और यही कराते हैं मिल मालिक। एक रात अचानक से वो ये ऐलान कर देते हैं कि वेतन में कटौती होगी, और जब ये पता लगता है तो मजदूर जो है उन्हें मजबूरी वश हड़ताल का ऐलान करना पड़ता है। मजबूरी वश इसलिए क्योंकि मिल में इतना सामान, इतना कच्चा सामान या इतना जो भी शक्कर है वो इतनी ज्यादा है कि अगले 6 महीने तक अगर कोई काम नहीं होगा तो भी वो बाजार में रहेगी। और इस हड़ताल का कोई ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं मजदूरों को, क्योंकि मिल मालिक तो संपन्न है, सुदृढ़ है उनकी स्थिति, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मजदूरों के घरों में फाके पड़ जाएंगे। तो ये सब चल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि बिजली के संपादक, बिजली समाचार पत्र है, उसके संपादक हैं ओमकार नाथ और मिर्जा खुर्शीद जो संग मिल के मालिक हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी खूब खिचड़ी पका रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कमोवेश वही माहौल था तब भी जैसा अब होता है। मीडिया का कितना रोल है इस आग को सुलगाने में, वो भी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि बिजली के संपादक के तो मजे हैं क्योंकि प्रतियां खूब बिक रही हैं। रोज एक चाट मसाला मिला करके पंडित ओंकारनाथ कुछ छाप देते हैं, समाचार पत्र खूब बिक रहा है। कुल मिला के सबके मजे हैं। मजदूर चूंकि हड़ताल पे चले गए हैं, इस ऐलान के बाद की छटनी की जाएगी। अब क्या होता है
वो आप आगे सुनिए। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई, कार्यकारिणी सभा का संगठन हुआ, पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकाला गया। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और यह ताकीद कर दी गई कि किसी तरीके का दंगा फसाद ना होने पाए, मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा देखा। वही संघ मिल मालिकों का ये की योजना पहले से थी कि नए लोग ले आएंगे और पुरानों को हटा देंगे जो बगावत करने के मूड में हैं। उनकी हिंसा काबू के बाहर हो गई जब नए पुराने मजदूरों ने देखा कि नए खड़े हुए हैं। सोचा था 100 50 आदमी रोज भर्ती होने के लिए आएंगे, उन्हें समझा बुझाकर या तो धमकाकर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे, मगर यहाँ तो नक्शा ही कुछ और था। अगर ये सारे आदमी भर्ती हो गए तो हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा नहीं बची। तो तय ये हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय नहीं बचा। नया दल भी लड़ने मरने को तैयार था। उनमें से अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो इस अवसर को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहते थे। भूखों मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखों मरते देखने से तो कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति में लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए, बेचारे मिर्जा पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जा पहलवान आदमी थे, मजे हुए फिकैत, अपने ऊपर कोई गहरा वार न पड़ने दिया। गोबर गवार था, पूरा लठ मारना जानता था, पर अपनी रक्षा करना नहीं जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वो वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनत लाठियां पड़ी थी, जिससे उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े हुए थे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए तो पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे, मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह नहीं थी। मिर्जा तो ले लिए गए, गोबर की बरहम पट्टी कर उसके घर पहुंचा दिया गया। नेता हमेशा अनहर्ट रहता है और कार्यकर्ता पिट जाते हैं, ये उसी की वानगी है। झुनिया ने गोबर का वह चेष्टाहीन लोथ देखा तो उसका नारीत्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निसहाय था, दयनीय था। झुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्यामय क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है और यह भी जानता था कि कहीं से पैसा मिलने की आशा भी नहीं है। ये जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर भी उसने विपत्ति अपने ऊपर ले ली। उसने कितनी बार कहा था कि तुम झगड़े में मत पड़ो, लेकिन आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो गए और गरीबों का सिर फूट गया। और वही हुआ जिसकी उसे आशंका थी। वह तो उसकी बारिन थी, मित्र तो वो लोग थे जो अब मजे से मोटरों में घूम रहे हैं। उस पर क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देख जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज नहीं आते। हम चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और तुम्हारा सिर 2 क्यों नहीं हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा से सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए यह शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय, सारी देह भुसकुस हो गई, सबों को तनिक भी दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही, एक क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी। और प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेटे ले रहा था। सहसा चुहिया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना, मैं दुकान से दौड़ी हुई आई हूँ। झुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े। कुछ बोल न सकी, भयभीत आंखों से चुहिया की ओर देखा। चुहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, वो 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत, कुशल हुई, तेरा सुहाग बलवान था, कई आदमी उस दंगे में मर गए, घर में कुछ रुपए पैसे हैं क्या? झुनिया ने लज्जा से सिर हिला दिया, मैं लाई देती हूँ, थोड़ा सा दूध लाकर भी गर्म कर देती हूँ। झुनिया ने उसके पांव पकड़कर कहा, दीदी तुम ही मेरी माता हो, मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों की उस उदास संध्या और आज भी
जाड़ों की उदास संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी। जुनिया ने चूल्हा जलाया, दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी। सहसा जुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागन हूँ दीदी। मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण इनकी ये दशा हुई। जो कुड़ता है तब मन दुखी रहता है, फिर गालियां भी निकलती हैं, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी गालियां। कहकर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। इसके आगे वो कुछ कह न सकी। आवाज आंसुओं के रेले में बह गई। चूहिया ने अंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती है बेटी। यह तेरे सिंदूर का भाग है कि वो बच गया, मगर हाँ इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे कितना बकले, मन में कीना न पाले। बीज अंदर पड़ा तो अखुआ निकले बिना नहीं रहता। कितना अच्छा दाम्पत्य का सूत्र प्रेमचंद जी ने हमें इन 4 पंक्तियों में समझाया। फिर से सुनिए। इतना याद रखना कि लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बकलो, मन में कीना न पाले, माने मन में कोई गांठ न रखना। बीज अंदर पड़ा तो अखुआ निकले बिना नहीं रहता। कोई सीड अंदर अगर पड़ गया तो स्प्राउट हो जाएगा, हो सकता है। जुनिया ने कंपन भरे स्वर में पूछा, अब मैं क्या करूं दीदी। चूहिया ने ढांढस बंधाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली। जुनिया को सामने देखकर याचना भाव से क्षीण स्वर में बोला, आज बहुत चोट खा गया जुनिया। मैं किसी से कुछ नहीं बोला, समूह ने मुझे अनायास मारा। कहा सुना माफ करना, तुझे सताया था, उसी का फल मिला। थोड़ी देर का और मेहमान हूं, अब न बचूंगा। मारी दर्द के सारी देह फटी जाती है। चूहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जुम्मा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कहती हूँ, मैं मरूंगा नहीं। हाँ नहीं मरोगे, तुम्हें ऐसा हुआ ही क्या है। जरा सिर में चोट आई है और हाथ की हड्डी उतर गई है। ऐसी चोटें मर्दों को रोज लगती हैं, इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं जुनिया तुझे कभी न मारूंगा। डरते होगे कि कहीं जुनिया ना तुम्हें मारे। वह मारेगी भी तो कुछ नहीं बोलूंगा, अच्छे होने पर भूल जाओगे। ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है अब कराते हुए गोबर का और जुनिया जो उसकी सेवा कर रही है। अच्छे होने पर भूल जाओगे। नहीं दीदी, कभी नहीं भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चों की सी बातें किया करता। 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहता। उसका मन न जाने कहां कहां उड़ता फिरता। कभी देखता वह नदी में डूब रहा है, जुनिया उसे बचाने के लिए नदी में आ रही है। कभी कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और जुनिया की शक्ल की कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है। बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं ना जुनिया। 3 दिन उसकी ये दशा रही और जुनिया ने रात को जागकर दिन को उसको सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा कर ली। बच्चे को चूहिया संभाले रही। चौथे दिन जुनिया इक्का लाई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचा दिया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वह सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो जुन्ना। इन 3-4 दिनों में चूहिया के 3-4 रुपए खर्च हो गए थे और अब वह जुनिया को उससे कुछ लेते हुए संकोच हो रहा था। वह भी कोई मालदार तो थी नहीं। लकड़ी की बिक्री के लिए रुपए जुनिया को दे देती थी। लकड़ी की जो बिक्री होती थी वो रुपए वो जुनिया को दे देती थी। आखिर जुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लग जाएंगे। खाने पीने को चाहिए, दवा दारू को चाहिए। वह कुछ काम करके खाने भर को ले ही आएगी। बचपन से उसने गऊओं को पाला था, घास छीलना सीखा था। यहाँ गऊएं तो नहीं थी, हाँ वो घास छील सकती थी। मोहल्ले के कितने ही स्त्री पुरुष बराबर शहर के बाहर घास छीलने जाते थे और 8-10 आने कमा ही लाते थे। वह प्रातःकाल गोबर का हाथ मुंह धुलाकर बच्चे को उसे सौंपकर घास छीलने जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती रहती। फिर उसे मंडी ले जाकर बेचती और शाम को घर आती। रात को वह गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती। मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही हो। रास्ते भर की साथ की स्त्रियों पुरुषों से चुगल विनोद करती जाती। घास छीलते समय भी समूह में हंसी दिल लगी होती रहती थी। न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती। बहुत अमूल्य पंक्ति है, फिर से सुन लीजिए। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर तालियां बजा बजा कर खुश होने लगा था। उसी पर वह आनंद का अनुभव कर रही थी मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो। और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहेगी। मन का ही सारा खेल है। उसे
उस 1 महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया हो, उसके अंगों में शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है, सुकुमारता है, मुख पर पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है। उसका यौवन जो इस बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहला उठा। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा से रोने पर जो झुंझला उठती थी, अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही नहीं था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा होते जाने पर कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी परिजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने से हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो इससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय होता है और हम उस पर बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर उसी प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता होगी। उसे अब यह ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह इस अवसर को कभी नहीं भूलेगा। नया प्रसंग शुरू कर दिया है प्रेमचंद जी ने, मैं देख पा रही हूं, और क्या होगा नया प्रसंग वो मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी। बने रहिए इस महान उपन्यास के साथ, प्रेमचंद जी के साथ और रचना ध्वंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।